हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे जो नेट के सिलेबस में नाटक लगा हुआ है चंद्रगुप्त, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यह आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस नाटक से नेट के अंदर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अब हम चलते हैं हमारे नाटक चंद्रगुप्त पर। जो चंद्रगुप्त नाटक है उसके प्रकाशन के बारे में कुछ जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। प्रसाद जी न केवल कवि, कहानी लेखक, उपन्यासकार अथवा नाटककार ही हैं, बल्कि वे इतिहास के मौलिक अन्वेषक भी हैं। हिंदी में चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में विशद ऐतिहासिक विवेचना सबसे पहले प्रसाद जी ने ही की थी। यह उस समय की बात है जब चाणक्य लिखित अर्थशास्त्र का आविष्कार मात्र हुआ था एवं पुरातत्व के देशी अथवा विदेशी विद्वान चंद्रगुप्त के विषय में उदासीन से थे। सन 1966 में प्रसाद जी ने अपनी यह विवेचना चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रकाशित की थी, जो प्रस्तुत नाटक के प्रारंभ में सम्मिलित है। इस उत्कृष्ट नाटक के लिखने की भावना भी प्रसाद जी के मन में उसी समय से बनी हुई थी। इसी के नमूने पर एक छोटा सा रूपक कल्याणी परिणय के नाम से उन्होंने लिखा भी, जो अगस्त 1912 में नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ये काफी महत्वपूर्ण लाइन है। आपसे पूछेगा कि कल्याणी परिणय के नाम से उन्होंने जो लिखा वो नागरी प्रसारणी पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ, तो हम याद रखेंगे कि 1912 में नागरी प्रसारणी पत्रिका में वो प्रकाशित हुआ, किंतु वह हिंदी का अनुवाद युग था और सन 1917 में D.L. रॉय का चंद्रगुप्त अनुवादित होकर हिंदी में आ गया। जो हिंदी में इसका अनुवाद है वो कब हुआ था? 1917 में। किसने किया था? D.L. रॉय। D.L. रॉय ने चंद्रगुप्त जो नाटक है उसका जो हिंदी में अनुवाद है वो 1917 में किया था। अतएव इस मौलिक कृति की ओर लोग उतने आकर्षित न हुए जितने उस अनुवाद के प्रति। फलतः वही अनुवाद हेरफेर के साथ कई रूपों में हिंदी पाठकों के सामने लाया गया। फिर भी प्रसाद जी की मौलिक प्रतिभा इस सुंदर ऐतिहासिक नाटक को अपने ढंग पर लिखने में प्रवृत्त हुई, और बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि वे अपने प्रयास में सफल ही नहीं, पूर्ण सफल हुए हैं। भाषा, भाव, चरित्र, चित्रण सभी दृष्टियों से इस नाटक का अधिकांश इतना मार्मिक हुआ है कि प्रसाद जी की लेखनी पर अत्यंत मुग्ध हो उठना पड़ता है। कुल मिलाकर हमारी समझ में प्रसाद जी के बड़े नाटकों में यह सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कल्याणी परिणय भी यथा प्रसंग परिवर्तन और परिवर्तित होकर सम्मिलित हो गया है। यह ग्रंथ 2 वर्ष पहले ही प्रेस में दे दिया गया था, किंतु ऐसे कारण आते गए कि यह अब के पहले प्रकाशित न हो सका। हमें इसका खेद है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें जो बात थी वो यही थी कि जो 1917 में इसका हिंदी अनुवाद हुआ वो किसने किया था? D.L. रॉय ने। D.L. रॉय ने, ये जो है D.L. रॉय, इसको हम याद रखेंगे। D.L. रॉय ने 1917 में जो है इसका हिंदी में अनुवाद किया था। इसके बाद हम चलते हैं जो चंद्रगुप्त नाटक है उसके बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक के जो अंदर से जो चीज़ें हैं वो मेन हमने उठाई हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जयशंकर प्रसाद विरचित प्रौढ़ और श्रेष्ठ ऐतिहासिक नाटकों में चंद्रगुप्त का नाम अग्रणी है। इसका प्रकाशन सन 1931 में हुआ। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पिछली बार नेट में भी पूछा गया था चंद्रगुप्त नाटक से कि जो चंद्रगुप्त का प्रकाशन है वो कब हुआ था? 1931 में। आगे हम बात करते हैं। यद्यपि अगर रचनाकाल की दृष्टि से विचार किया जाए तो चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त से पूर्व का नाटक है।
जो चंद्रगुप्त नाटक है वो स्कंदगुप्त के नाटक से पहले का नाटक है। चंद्रगुप्त नाटक का एक छोटा सा रूपक जयशंकर प्रसाद ने कल्याणी प्रेरणय के रूप में भी लिखा था, जिसका प्रकाशन सन 1912 में नागरी व प्रचारणी पत्रिका में हुआ था। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है कि जो जयशंकर प्रसाद का जो छोटा सा रूपक है वो कल्याणी प्रेरणय के रूप में भी लिखा गया था, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1912 में। और कहाँ हुआ था? नागरी प्रचारणी पत्रिका में। ये काफी अच्छी और महत्वपूर्ण पत्रिका है, नागरी प्रचारणी पत्रिका। इसमें इसका जो प्रकाशन है वो 1912 में हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें, कल्याणी प्रेरणय नाटक का ही परिवर्धित रूप चंद्रगुप्त नाटक माना जाता है। जो चंद्रगुप्त का जो नाटक है वो कल्याणी प्रेरणय नाटक का ही परिवर्धित मतलब बदला हुआ रूप माना जाता है। सन 1917 में विजेंद्र लाल रॉय की चंद्रगुप्त अनुवादित होकर हिंदी में आ गया। ये चीजें हमने जो पहले में उसके प्राकथन में हमने पढ़ा था कि 1917 में विजेंद्र पाल राय की चंद्रगुप्त अनुवादित होकर हिंदी में, ये याद रखेंगे कि किस भाषा में हुआ था, तो हिंदी में अनुवाद हुआ था 1917 में। रॉय के चंद्रगुप्त से प्रेरित होकर ही प्रसाद ने अपने इस नाटक का नाम चंद्रगुप्त रखा था। तो ये पूछ लेगा कि किससे प्रभावित होकर जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटक का नाम चंद्रगुप्त रखा था, तो रॉय से, विजेंद्र लाल रॉय से प्रभावित होकर अपने नाटक का नाम चंद्रगुप्त रखा था। अब हम बात करें चंद्रगुप्त नाटक का जो प्रथम मंचन है वो काशी में, प्रथम मंचन काशी में सन 1933 ईस्वी में हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त नाटक का प्रथम जो मंचन है 1930 में हुआ, 1931 में हुआ, 1932 में हुआ, 1933 में हुआ। तो हमें ये चीजें याद रखनी होंगी कि जो प्रथम मंचन है वो 1933 में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रगुप्त नाटक की तुलना मुद्रा राक्षस से की है। ये काफी महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो चंद्रगुप्त नाटक है उसकी जो तुलना है वो किससे की है? मुद्रा राक्षस से। प्रसाद के चंद्रगुप्त से पूर्व बंगला नाटककार ज्योतिरिंद्रनाथ ठाकुर का पूर्व विक्रम भी सन 1875 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका था। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। कुछ विद्वानों ने प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक को महाकाव्यात्मक नाटक की संज्ञा भी दी है। तो ये भी चीज हम याद रखेंगे कि अनेकों विद्वानों ने जयशंकर प्रसाद के नाटक को महाकाव्यात्मक नाटक की भी संज्ञा दी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त नाटक के बारे में, तो इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो पात्र हैं इनको हमें याद रखना होगा। इनसे हमेशा नेट के अंदर पेपर में प्रश्न पूछा ही जाता है। तो हम पात्रों की बात करते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में मुख्यतः 18 पुरुष पात्र हैं और 8 स्त्री पात्र हैं। कुल महत्वपूर्ण पात्रों की संख्या 26 है। अगर आपसे पूछ ले कि कुल पात्र कितने हैं तो कितने हैं? 26 पात्र चंद्रगुप्त नाटक में हैं, जिसमें 18 पुरुष पात्र हैं और 8 स्त्री पात्र हैं। चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक तथा क्रमशः 11, 10, 9 तथा 14 दृश्य दिए गए हैं। अगर हम बात करें अंकों की तो चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। 4 अंकों को 44 दृश्यों में विभाजित किया गया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये 4 अंक हैं, जिसमें प्रथम अंक में 11 दृश्य, द्वितीय में 10 दृश्य, इनको हम क्रमानुसार उल्टे करते चलेंगे, तीसरे में 9 दृश्य और चौथे में 14। कुल मिलाकर कितने हो गए? 11 और 10 21 और 9 30 और 14 44। तो कुल दृश्य हो गए, अगर बात करें हम, 44। तो चंद्रगुप्त नाटक में कुल अंक हैं 4 और टोटल दृश्य हैं 44। इनको हम याद रखेंगे। आगे चलते हैं। प्रसाद जी के इस नाटक में अन्य ऐतिहासिक नाटकों की अपेक्षा ऐतिहासिकता का निर्वाह ज्यादा हुआ है। जो प्रसाद जी का ये नाटक है चंद्रगुप्त, इसमें ऐतिहासिकता का जो निर्वाह है वो सबसे ज्यादा हुआ है। चंद्रगुप्त नाटक की कथा तक्षशिला, गांधार, सिंधु तट और मगध तक फैली हुई है। जो चंद्रगुप्त नाटक है इसकी जो कथा है, अगर हम इस नाटक को पढ़ेंगे तो काफी अच्छा नाटक है। जो इसकी कथा है वो जो तक्षशिला है, गांधार है, सिंधु तट है, मगध है, वहां तक इसकी कथा फैली हुई है, जिसमें इन चीजों का
वर्णन किया गया है। जो आगे हम बात करें, इसकी कथा सिकंदर के भारत आक्रमण, सेल्यूकस की पराजय तक की घटनाओं को केंद्र में रखकर की गई है। काफी महत्वपूर्ण चीज है, इसको भी हम याद रखेंगे कि जो चंद्रगुप्त नाटक की कथा है वो आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त की जो कथा है, चंद्रगुप्त नाटक की जो कथा है वो कब से कब तक की घटनाओं को संकलित करके लिखी गई है। तो हम याद रखेंगे कि सिकंदर के जो भारत आक्रमण है कब हुआ था, 327 ईस्वी से, 327 ईस्वी पूर्व से लेकर जो सेल्यूकस की पराजय है 309 ईस्वी पूर्व तक की घटनाओं को केंद्र में रखकर यह नाटक लिखा गया है। आगे बात करें हम, चंद्रगुप्त नाटक की शुरुआत चाणक्य के इस कथन से होती है। काफी महत्वपूर्ण है ये, आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त नाटक की जो शुरुआत है वो किसके कथन से होती है। तो हमें याद रखना होगा कि चंद्रगुप्त जो नाटक है उसकी शुरुआत चाणक्य के कथन से होती है। और वो कथन क्या था, सौम्य कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी है। यहाँ से याद रखेंगे, सौम्य कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी है। तो इससे चंद्रगुप्त नाटक की शुरुआत मानी गई है। आगे अगर हम बात करें, जो चंद्रगुप्त नाटक का प्रथम अंक है, इसमें हमने कितने दृश्य बताए थे ये भी हम देखते चलेंगे। 10 दृश्य, 11 दृश्य इसमें बताए गए थे, 11 दृश्य प्रथम अंक में। तो प्रथम अंक में जो बताया गया है, जो महत्वपूर्ण कथन है वो मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्र शास्त्र की। ये कथन किसका है, सिंगरण का है, कि जो मालव हैं उनको अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी की अस्त्र शास्त्र की, हथियारों की जितनी आवश्यकता मालवों को है उतनी अर्थशास्त्र की नहीं है। यह बात कौन कहता है, सिंगरण। ये जो सिंगरण है ये चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है, इनको हम आगे बताएंगे। तो आगे अगर हम बात करें, आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। ये कथन किसका है, चंद्रगुप्त का। ये काफी महत्वपूर्ण कथन है जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। तो अगर इसके बारे में हम बात करें, प्राय मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। काफी महत्वपूर्ण जो है ये बात बताई गई है, किसके द्वारा, अलका के द्वारा। अलका कहती है कि प्राय मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। तो ये भी हम याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्विकास हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। ये बात किसकी है, सिंगरण की। सिंगरण कहता है कि मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्विकास हृदय वाला हो जाएगा, यह नहीं कहा जा सकता। यह बात कौन कहता है, सिंगरण। सिंगरण पहले कहता है कि जो मालव हैं वो अर्थशास्त्र की आवश्यकता को ज्यादा ना मानते हुए अस्त्र शास्त्र की विद्या को ज्यादा महत्व देते हैं। तो ये भी दो चीजें होगी सिंगरण की, इनको हम याद रखेंगे। आगे है, सुवासिनी एक लालसा है, एक प्यास है, वह अमृत है, उसे पाने के लिए 100 बार मरूंगा। राक्षस कहता है सुवासिनी के बारे में, वो सुवासिनी से प्रेम करता है। वो कहता है कि सुवासिनी एक लालसा है, एक प्यास है, एक वह अमृत है, उसे पाने के लिए 100 बार मरूंगा। ये कौन कहता है, राक्षस। राक्षस सुवासिनी के लिए कहता है कि जो सुवासिनी है वो एक लालसा है, एक प्यास है, वह अमृत है, उसे पाने के लिए मैं 100 बार मरूंगा। तो इसको हम याद रखेंगे। आगे चलते हैं, यह शिखा नंदकुल की काल सर्पिणी है, वह तब तक न बंधन में होगी जब तक नंदकुल निशेष न होगा। ये बात कौन कहता है, चाणक्य। आगे बात करें, यदि राक्षस देवता हो जाएं तो उसका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा। काफी महत्वपूर्ण बात है। यदि राक्षस देवता हो जाएं तो उसका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वह भी इसका कपट रूप होगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है, किसने कही थी, चाणक्य ने, कि राक्षस देवता हो जाएं तो उसका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वह भी इसका कपट रूप होगा। आगे चलते हैं, ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है
और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। काफी अच्छी लाइन है, बात है, ये भी हम याद रखेंगे कि जो ब्राह्मण है वो न तो किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, वो तो स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। ये बात भी किसने कही? चाणक्य ने। ये काफी महत्वपूर्ण है जो मैंने हाईलाइट की है, इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। चाणक्य की ही ये पंक्ति है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। ये बात किसकी है? चाणक्य की। काफी बार नेट में भी पूछी गई है, ये लाइन देख के आपको पूछ लेगा कि ये लाइन किसकी है, किसके द्वारा कही गई चंद्रगुप्त नाटक में, तो हमें याद रखना होगा चाणक्य ने मनुष्यों को ठीक करने के बारे में कहा है कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, चाणक्य ने कहा था। इसके बाद करें बात हम, विजय तृष्णा का अंत प्रभाव में होता है। अलक्षेंद्र, राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं। दंडायन, ये काफी जो है मतलब महत्वपूर्ण चीज नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें द्वितीय अंक की, तो द्वितीय अंक में पहले हम बात करेंगे कि कितने दृश्य हैं? 10 दृश्य हैं। कितने दृश्य हैं? 10 दृश्य द्वितीय अंक में हैं। जो प्रथम अंक था उसमें कितने दृश्य हैं? 11 दृश्य हैं। द्वितीय में 10 दृश्य हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात कौन कहता है? पर्वतेश्वर के बारे में ये बात हम याद रखेंगे कि जो वीरता है, उन्होंने कहा है कि वीरता भी एक सुंदर कला है। वीरता को उन्होंने क्या माना है? सुंदर कला, जिस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं है। कि वीरता के ऊपर अगर कोई वीर होता है तो उसकी वीरता के ऊपर हमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। वो कौन कहता है? पर्वतेश्वर। तृतीय अंक से अगर हम बात करें तो इसमें कितने दृश्य हैं? 9। कितने दृश्य हैं? 9 दृश्य इसमें दिखाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इसमें कही गई है वो है ये, यहाँ से शुरुआत होती है, ब्राह्मण राज्य करता नहीं जानता, ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता, हाँ वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। अच्छी बात है, बहुत ही चाणक्य ने कही है कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता, हाँ वह राजाओं का नियमन करना जानता है और बनाना जानता है। ये बात किसने कही? चाणक्य ने। इसके बाद बात करें, मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। ये भी चाणक्य की। तो चाणक्य की काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ये हमें याद रखनी होंगी, जो चाणक्य ने कही है इस नाटक में कि मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से भली भांति परिचित रहता है। जो उसकी दुर्बलताएं हैं वो स्वयं को पता होती है कि हमारे अंदर कौन कौन सी दुर्बलताएं हैं, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। ये बात किसने कही है? चाणक्य ने। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो हाईलाइट की हुई ये पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है कि बार बार नेट में भी पूछी गई है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। ये किसकी है? चाणक्य की। तो चाणक्य की बहुत सी ये जो बातें हैं हमें याद रखनी होंगी कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, कि जब तक मनुष्य के शरीर में, दिमाग में समझदारी आती है तब तक उसके जो शरीर से यौवन है, यौवन अवस्था होती है, वो चली जाती है। ये बात किसने कही? चाणक्य ने। इसके बाद अगर हम बात करें, ये भी काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, जिसने पुत्रों की हड्डियों से सुरंग खोदी है, नखों से मिट्टी हटाई है, उसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता नहीं। मेरी वेदना अपने अंतिम अस्त्रों से सुसज्जित है। ये बात किसकी है? सक्टार की। सक्टार जब अपने पुत्रों की जो अस्थियां होती हैं, मतलब जो उनकी हड्डियां होती हैं, वो जब वो जेल के अंदर होता है तो उन हड्डियों को अपने हाथों से हटाता हुआ उनकी हड्डियों से उस सुरंग को खोदता है। उस चीज़ का वर्णन इसमें किया गया है कि जिसने पुत्रों की हड्डियों से सुरंग खोदी है, नखों से मिट्टी हटाई है, नखों से मतलब नाखूनों से उसने जो मिट्टी हटाई है, उसके लिए सावधान रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी वेदना अपनी अंतिम अस्त्रों से सुसज्जित है। इसके बाद हम बात करें, उत्पीड़न की चिंगारी
को अत्याचारी अपने ही अंचल में छिपाए रहता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। उत्पीड़न की चिंगारी को अत्याचारी अपने ही अंचल में छिपाए रहता है। ये बात है चाणक्य ने कही है। इसके बाद अगर हम बात करें, नीति सम्राटों से भी प्रबल है। ये सकटार की है, सकटार नीति है जो सम्राटों से भी प्रबल है। इसके बाद अगर हम बात करें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जहां दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न पड़े। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, याद रखना। चाणक्य की है, चाणक्य की बहुत सी बातें हैं जो इसमें दिखाई गई हैं, इनको सबको हमें याद रखना होगा। इसमें बताया गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जहां दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न पड़े। कि जो एक मनुष्य है उसको स्वतंत्रता व्यक्तिगत रूप से वहीं तक दी जा सकती है, वहीं तक वो स्वतंत्र है जब तक किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा न आए। तो ये बात किसने कही थी? चाणक्य ने। इसके बाद अगर हम बात करें चतुर्थ अंक की, चतुर्थ अंक में कितने दृश्य बताए गए थे? तो 14 दृश्य, 14 दृश्य चतुर्थ अंक में बताए गए हैं। तो इसमें कहा है कि वही शरीर है, वही रूप है, वही हृदय है, पर छिन गया है अधिकार और मनुष्य का मानदंड ऐश्वर्य। ये बात कौन कहती है? तो कल्याणी कहती है। ये महत्वपूर्ण बात है कि वही शरीर है, वही रूप है, वही हृदय है, पर छिन गया है। तो क्या छिन गया है? अधिकार और मनुष्य का मानदंड ऐश्वर्य। मनुष्य का मानदंड ऐश्वर्य और अधिकार छिनने की बात कौन कहती है? तो कल्याणी। इसके बाद हम चलते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कोटेशन है, जो कार्नेलिया राक्षस से कहती है कि जिस देश ने तुम्हारा पालन पोषण करके पूर्व उपकार का बोझ तुम्हारे ऊपर डाला है, उसे विस्मृत करके क्या तुम कृतज्ञ नहीं हो रहे हो? तो ये किसने कहा है? कार्नेलिया ने। किससे कहा है? राक्षस से। इससे आगे अगर हम बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण है जो मैंने हाईलाइट की है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, किसने कही थी? कार्नेलिया ने। इसको हम याद रखेंगे कि कार्नेलिया ने क्या कहा था कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है, प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये बात हम याद रखेंगे। कार्नेलिया ने कहा था कि ज्वालामुखी की बात कौन करता है? इसको हम याद रखेंगे। तो ज्वालामुखी की बात करती है कार्नेलिया। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। जो ये चारों अंक थे जो अभी हमने पढ़े हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण जो कथन है उनको हमने जाना है। इसके बाद अगर हम जो इस चंद्रगुप्त नाटक में गीत हैं, जो महत्वपूर्ण गीत आए हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। जो प्रथम अंक का जो ये गीत है, ये बहुत ही बार नेट में पूछा गया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? नतमस्तक गर्व वहन करते, यौवन के घन रस कंढरते, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार नेट में पूछा भी गया है। किसने कहा था? सुहासिनी ने। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? हम इस लाइन को तो याद रख ही सकते हैं कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? तो लुकने छिपने की बात किसने की है? सुहासिनी ने। इससे हम याद रख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, द्वितीय अंक का जो महत्वपूर्ण वो कथन है वो है कार्नेलिया का ही। कार्नेलिया ने कहा है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये भी काफी बार नेट में पूछी गई है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो किसने कही थी? कार्नेलिया ने। आगे अगर हम बात करें तृतीय अंक में, तो तीसरे अंक में यह है, लाज के बंधन खोल रहा कौन मधु मदिरा घोल रहा। तो मदिरा घोलने की बात किसने कही है? सुहासिनी ने। इनको हम याद रखेंगे कि लाज के बंधन खोल रहा कौन मधु मदिरा घोल रहा, सुहासिनी ने। मदिरा की बात करती है सुहासिनी, और जो लुक छिप कर चलने की बात करती है सुहासिनी, और जो क्षितिज की बात है, क्षितिज, अनजान क्षितिज, ये है, इसको भी हम याद रखेंगे। अनजान क्षितिज किसकी है? कार्नेलिया की। अरुणीय मधुमेह देश हमारा, देश की बात
देश, जिसमें देश आए वहां कार्नेलिया। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान चिरीज को मिलता एक सहारा, तो कार्नेलिया। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो जो चतुर्थ अंक है उसमें जो पहली जो कोटेशन है, सुधा शिखर से नहला दो, लहरें डूब रही हो रस में, तो कल्याणी ने ये बात कही है। इसके बाद अगर जो मुख्य हैं वो मैंने हाईलाइट की हुई है, ये देखिए। ओ मेरे जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, बैठे गुलाबी वीजन उषा में, गाते कौन मनोहर राग, तो मालविका ने कही है बात। ओ मेरे जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, बैठे गुलाबी वीजन उषा में, गाते कौन मनोहर राग, तो ये बात किसने कही है? मालविका ने। जहां ये दिखे ओ मेरे जीवन, ओ अंतर, तो मालविका। ओ से याद रखेंगे ओ मालविका, कि हम बुलाएंगे ओ मालविका, ओ मालविका से हम इसको याद रख सकते हैं। ओ मालविका, ओ मेरे जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, बैठे गुलाबी वीजन उषा में, गाते कौन मनोहर राग, तो ये किसने कही है? मालविका ने। आगे अगर हम बात करें एक और महत्वपूर्ण जो कोटेशन है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वलता स्वतंत्रता पुकारती। बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार पूछे जाने, नेट ही नहीं जो हिंदी के अन्य जो साहित्य के पेपर हैं उनमें भी ये लाइनें बार बार पूछी जाती हैं कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, तो ये किसके द्वारा कही गई है? अलका और साथ में सभी लोग जो होते हैं वो ये मिलकर गाते हैं कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, तो इसको भी हम याद रखेंगे। तो ये काफ़ी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां थी वो मैंने आपको बता दी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।